हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद तारके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारियों को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना आखिर हमारे देश को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं पंचवर्षीय योजना का हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका जो योजना का जो भी क्रियान्वयन है, जो भी काम हुआ है, उससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी भारत का कोई भी एग्जाम हो, उसमें इसके क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं इसको बेहतर ढंग से पढ़ने की। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहीं ना कहीं रूस से प्रेरित मानी जाती है, क्योंकि रूस में क्या था कि समाजवादी मॉडल मतलब कि वहाँ स्थापित था, समाजवादी व्यवस्था लागू थी। तो हमारे जो देश के नेता थे वह कहीं ना कहीं उस समाजवादी व्यवस्था से मतलब कि प्रभावित थे। इसलिए यहाँ भी रूस का जो योजना वगैरह जो वहाँ लागू हो रहा था, उसको यहाँ पर क्रियान्वयन करने के लिए पंचवर्षीय योजना प्लान लेकर आए थे। तो उसी क्या आज देन है कि हम पंचवर्षीय योजना को पढ़ते हैं और पूरे देश में जो लागू हुआ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सबसे पहले का 1951 से 1956 तक हुआ था। तो उसके आधार जो तैयार हुआ वह आगे चलकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली। कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुई, जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 12 वाला, वह जो था कि समय से पहले ही समाप्त कर दी गई और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। आखिर ऐसे क्या स्थितियां थी कि पंचवर्षीय योजना को हमें देश में लागू करना पड़ा? तो इसका जानने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं आज़ादी से पहले। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय पूरे विश्व में भारत के व्यापार में हिस्सेदारी 2% रह गई थी, जबकि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश का विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 33% लगभग हुआ करता था, यानी 1/3 हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेज छोड़ के गए तो पूरे विश्व में व्यापार जो था भारत का बहुत कम गया था। इस कारण से समझ सकते हैं कि कितनी खराब व्यवस्था हो गई थी आज़ादी के बाद। और इसी व्यवस्था को दूर करने के लिए, अर्थव्यवस्था का ठीक करने के लिए पंचवर्षीय योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। तो इसके लिए सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बनाई गई और प्लानिंग कमीशन का जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते थे। तो चलिए देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी और उनमें कौन कौन से सुधार किए गए हैं और जिसका प्रभाव हमें आगे देखने को अगली पंचवर्षीय योजना में मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1951 से, ठीक है। तो इसका शुरुआत तो 1951 से जरूर हुई, लेकिन इसको क्रियान्वयन करने के लिए कोई ना कोई तो कमीशन चाहिए ना, जो इसको सही ढंग से लागू कर सके या करवा सके। तो इसके लिए सबसे पहले योजना आयोग का स्थापना हुआ। कब हुआ? 1950 में। इस कुछ पॉइंट है जो मैंने पंचवर्षीय योजना का जो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है, उस पॉइंट को हम देखेंगे और समझेंगे कि आखिर उन योजनाओं में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले 1951 में योजना की शुरुआत हुई, जो 5 सालों तक चली और 1956 में यह खत्म हुई थी। तो इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते थे। हालांकि यह योजना जो थी वह नीति आयोग का जब गठन हुआ 2015 में तो समाप्त कर दी गई थी। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इस योजना को देख लेते हैं। तो जब शुरुआत हुई 1951 से 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1951 से शुरू होकर 1956 तक चली। इसके जो अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके एक उपाध्यक्ष भी थे, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। फिर उससे इस योजना को लागू करने से पहले एक योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। और जो भी योजनाएं बनती थी वो सबसे पहले किसी वो अनुमोदन के लिए जाती थी। तो अनुमोदन कौन करता था? इसके लिए एक
राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, जो कि 1952 में की गई थी। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। ये योजनाओं का जो भी रूपरेखा तैयार होता था ना, उसको क्या करता था, अनुमोदन करता था, मतलब कि वेरीफाई करता था। उसके बाद ही योजनाएं पूरे देश में लागू हो पाती थी। फिर इस सेक्टर में सबसे पहले क्या हुआ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, तो इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ जो भुखमरी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहले तो भुखमरी को दूर करना है, क्योंकि खाली पेट तो कोई चीज़ होगा, काम नहीं होगा। तो सबसे पहले चुनौती थी कि कैसे हम भुखमरी को समाप्त करें, और तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए कृषि क्षेत्र पर, कृषि सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया। और कृषि सेक्टर जो है क्या, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, तो इस योजना में, इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर अत्यधिक बल दिया गया, जो कि प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है। इसका लक्ष्य था क्या, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। फिर दूसरा था मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। तीसरा था शरणार्थियों का पुनर्वास करना। क्या था कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता जरूरी था, क्योंकि सबसे पहले तो भुखमरी को दूर करना था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन जरूरी हो गया था। तो इसलिए खाद्यान्न उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी के लिए इस योजना को चुना गया, जिसके लिए कृषि सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया। फिर दूसरा था मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मतलब कि महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की गई इसमें। क्योंकि अगर मान लें कि कहीं ना कहीं खाद्यान्न का उपज बढ़ जाता है और महंगाई ज़्यादा रहेगी, तो कोई तो खरीद नहीं पाएगा सामान को, तो वह भुखमरी के कभी दूर ही नहीं पाएगा उसकी। तो इसलिए मुद्रास्फीति यानी महंगाई पर नियंत्रण के लिए इसमें उपाय किए गए थे। तीसरा जो था शरणार्थियों का पुनर्वास, मतलब कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तान से जितने भी लोग आए थे यहाँ शरणार्थी के रूप में, तो उनका भी एडजस्टमेंट करना जरूरी था। तो इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद तो रहेगा। फिर ये जो मॉडल कौन लेके आए थे, प्रथम पंचवर्षीय का जो खाका तैयार किए थे, वो मतलब कि इनके दिमाग की उपज थी। तो ये जो मतलब कि जो मॉडल दिए थे उनका नाम था हेरॉड-डॉमन मॉडल। ये दोनों भाई थे जो मतलब कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाना चाहते थे और सर्वांगीण विकास के लिए भारत के योगदान देना चाहते थे। तो वही ये जो मॉडल लेके आए थे, अपना मॉडल लेके आए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो ये जो मॉडल है हेरॉड-डॉमन मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि अब इसमें जो मतलब योजना को कैसे कैसे लागू करना है, किन किन क्षेत्रों पर फोकस करना है, तो उसके लिए धन का बंटवारा किया गया कि आखिर कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हम धन लगाएं कि विकास तेजी से हो और अच्छे से डेवलप कर सके हमारा देश। तो इसके लिए 7 क्षेत्र को चुना गया, 7 क्षेत्र को चुना गया जहां धन का आवंटन विशेष रूप से किया गया। तो पहला था सिंचाई एवं ऊर्जा। सिंचाई एवं ऊर्जा में मतलब कि सिंचाई से जो भी रिलेटेड चीजें थी, जैसे कृषि को उपज बढ़ाने के लिए तो सिंचाई जरूरी है ना, तो इसलिए सिंचाई और ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। ये ऊर्जा मतलब बिजली, जब बिजली उत्पादन होगी तो विशेष रूप से क्या होगा, कृषि को फायदा पहुंचेगा। ठीक है, फिर यातायात और संचार के साधन को भी चुना गया, धन मतलब इस पर खर्चा किया गया। यातायात जितनी बढ़िया होगी वो उतना ही जो माल ढुलाई है या जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अच्छे से होगा, तो क्या होगा, हमारे क्षेत्र का जो कृषि क्षेत्र है उसका विकास होगा। ठीक है, फिर तीसरा कृषि एवं सामुदायिक विकास। कृषि पर तो बताए हैं कि कृषि एवं सामुदायिक विकास पर भी जो धन खर्चा किया गया। फिर चौथा आ गया सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा में जैसे कि हो गया क्या, मेडिकल जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में ध्यान दिया गया। उसके अलावा उद्योग, इसमें उद्योग पर तो उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे उद्योग तो उसको थोड़ा सा मतलब पैसा खर्चा किया गया ताकि थोड़ा सा वो डेवलप कर सके अपने आप को। फिर भूमि पुनः सुधार, हाँ एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि पुनः सुधार, क्योंकि जब देश आजाद था उस समय जो हमारा देश था वह मतलब क्या था, सब जमींदारों के अंदर या जो भी था जमींदारी प्रथा ज़्यादा से थी उस समय, तो इससे अधिक से जमींदारों के पास जमीन थी। तो इसको क्या हुआ कि भूमि पुनः सुधार के द्वारा जो था जमीन उनसे वापस ली गई और उन पर खेती किया गया, सरकार के द्वारा नियंत्रण पाया गया, उस पर खेती करवाई गई। और जो इस किसान के पास जमीन नहीं थी उसको क्या बोलते हैं, जमीन दी गई खेती करने के लिए।
तो वहाँ पर भूमि पुनः सुधार भी हुआ। फिर अन्य क्षेत्र और सेवाएं पर भी विशेष ध्यान दिया गया, खर्चा किया गया। फिर हो गया योजना के महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं कि आखिर इसमें और कौन कौन से फैक्टर हैं। तो इस योजना में क्या था कि मतलब इस समय यह योजना लागू की गई थी, उस समय अमेरिका में टेनेसी नदी पे एक बांध बनाया जा रहा था जो कि बहुउद्देशीय था, मतलब कि कई आवश्यकताओं को पूरा करने वाला था। तो इसको देखा देखी क्या हुआ कि इंडिया में भी उस टाइप का बांध बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि बांध बनाना जरूरी था। जो भी वर्षा का पानी होता है उसको संचय के लिए तो जरूरी है ना, सिंचाई के लिए। अगर वर्षा का पानी संचय नहीं करेंगे तो सिंचाई कैसे होगा, तो इसके लिए बांध बनाना जरूरी हो गया था। तो इसलिए इस योजना में बहुत सारे बांधों का निर्माण किया गया, जैसे कि भाखड़ा नंगल बांध हो गया या फिर हीराकुंड बांध हो गया। तो ये सब जो दोनों इस टाइप की जो बांध थी वह इसी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में, यानी यहाँ पे 2 बांध बनाए गए थे, भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में सतलज नदी पे बना था और हीराकुंड बांध जो था वह महानदी पे बना है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, इस पंचवर्षीय योजना में WHO के द्वारा शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाया गया। मतलब कि उसमें जो जन्म मृत्यु दर थी, शिशु का मृत्यु दर काफी अधिक था, तो उसको क्या नियंत्रण में किया गया। इससे एक मतलब अप्रत्याशित लाभ यह प्राप्त हुआ कि मतलब कि जो जनसंख्या थी वह बढ़नी शुरू हो गई। उसी समय से मतलब जनसंख्या बढ़ने का आधार भी तय हो गया एक तरह से, मतलब कि न चाहते हुए भी जनसंख्या जो तेजी से बढ़ने लगी। किस कारण से? जब WHO के द्वारा शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण किया गया, अंकुश लगाया गया। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसके द्वारा WHO का जब शिशु मृत्यु पर नियंत्रण लगाया गया तो जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़नी शुरू हो गई थी। फिर हो गया इस योजना में जो हमारे विकास का जो दर था वह 2.1 रखा गया था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमें 3.6% मतलब विकास दर देखने को मिला। हालांकि उम्मीद से ज़्यादा था ये। और ये जो इसी योजना में जो प्रतिशत दर हमें हासिल हुई वह जितनी पंचवर्षीय योजना आई उससे कहीं ज़्यादा प्रतिशत दर हमें देखने को मिलती है। फिर खदानों की इस योजना में इस तरह से मतलब इसका जो कंक्लूजन ये निकलता है कि इस योजना का जो मतलब कि मेन पहलू ये हुआ कि हमें खदानों की मतलब कि जो खदान है अनाज, उसमें भारत जो है आत्मनिर्भर तो नहीं बन पाया, लेकिन इतना अनाज जरूर पैदा होने लग गया ताकि जिससे कि इंसान का जो हमारे देश के जो मतलब कि गरीब लोग हैं उनका पेट भर सके और सभी को अच्छा सा भोजन मिल सके। तो इसी योजना को देखते हुए हमें फिर अगली पंचवर्षीयों का जो मतलब खाका तैयार हुआ जो कि 1956 से शुरू होता है, जिसे हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है और समझने की कोशिश करते हैं उसको भी। यहाँ पर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो भी उसमें कार्य हुए और जो भी विकास हुआ उनको थोड़ा सा हम शॉर्टलिस्टेड किए हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसमें कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर फोकस किया गया। तो सबसे पहले हम अभी तक हम जान चुके हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। उसमें विकास दर 2.1 रखा गया था, जबकि हमें उसमें 3.6 की विकास दर देखने को मिली। तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। इसके अलावा यह पहला क्षेत्र था जिस पर कृषि को फोकस किया गया था, खास करके भुखमरी को दूर करने के लिए, अनाज के संकट को दूर करने के लिए। ठीक है। कहीं ना कहीं योजना बहुत ही सफल साबित हुई, जिसके चलते हमें अगली योजना को लागू करने में सहायता मिली जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी जाती है, जो कि 1956 से 1961 तक चली। कौन सी योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए तो देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब कृषि क्षेत्र का विकास हो गया तो क्या हुआ, उसमें बहुत सारा मतलब जो रॉ मटेरियल है वह उत्पादन उसका बढ़ गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि अब थोड़ा सा सरकार को लगा कि चलो भाई बढ़ गया तो जो रॉ मटेरियल का उत्पादन, कच्चा माल का जो उत्पादन बढ़ गया है तो इसको उद्योगों पर मतलब कि उद्योगों के निवेश में खर्चा किया जाए इस पर।
मतलब उद्योगों के विकास में इसमें वृद्धि किया जाए। इसलिए क्या हुआ कि उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कृषि का तो विकास हो ही गया था ऑलरेडी, तो अब बच गया उद्योग सेक्टर। यानी उद्योग सेक्टर किस क्षेत्र में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है, जबकि हम बताए थे कृषि क्या है? प्रथम क्षेत्र के अंदर यानी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? विशेष ध्यान दिया गया उद्योगों पर, ध्यान दिया गया उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया गया, क्योंकि उद्योगों का विकास जरूरी था, क्योंकि कृषि का विकास हो चुका था, उससे बहुत सा रॉ मटेरियल हमें मतलब कि कच्चे माल की प्राप्ति होनी शुरू हो गई थी, तो उसको कहीं ना कहीं खपत तो करना है। तो खपत करने के लिए क्या उद्योगों का विकास जरूरी था। और एक मुद्दा ये भी था कि जब उद्योगों के विकास करेंगे तो हमारा क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। और दूसरा इसका लक्ष्य था आयात को कम करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मेन मकसद था क्या? आयात को कम करना। तो यह आयात कैसे कम होगा? जब हम उत्पादन बढ़ाएंगे। उत्पादन बढ़ाने में क्या करना पड़ेगा? उद्योगों की स्थापना करना पड़ेगा, उद्योगों का विकास करना पड़ेगा। तो इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर विशेष फोकस किया गया। तो चलिए देखते हैं इस योजना में क्या था? आयात कम करना इसका मकसद था, जिससे कि रोजगार में वृद्धि हो। क्योंकि हम देख चुके थे कि किस तरह से अंग्रेज हमारे देश में आए थे और हमें गुलाम बना के चले गए हैं। तो इसलिए आयात को कम करना जरूरी था, क्योंकि व्यापार के मकसद तो अंग्रेज आए थे और हम पे गुलामी थोप दिए थे। तो इसलिए सबसे पहले आयात कम करना था और रोजगार में वृद्धि करना था। इसके लिए उद्योगों की स्थापना की गई। फिर इसका जो मेन लक्ष्य और भी था, इसमें घरेलू उत्पादन बढ़ाना था। ठीक है, फिर सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना था, फिर आधारभूत संरचना का विकास करना था। सार्वजनिक क्षेत्र और आधारभूत संरचना, मतलब आधारभूत संरचना का मतलब होता है कि जैसे कि रेल, सड़क हो गया, बिजली हो गया, तो ये सब जो होती है आधारभूत संरचना के अंदर आती है। तो इसका विकास करना जरूरी था, तो इसका लक्ष्य रखा गया इसी योजना में। ठीक है, फिर हो गया ये जो मॉडल था किस पर आधारित था? तो यह जो मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस एक बेहतर अर्थशास्त्री थे, बेहतर वैज्ञानिक थे, और उन्हीं के जन्म दिवस पर 29 जून को क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये जो मॉडल देने वाले थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, वो पीसी महालनोबिस जी के द्वारा ही दिया गया था। उनका लक्ष्य था कि राष्ट्रीय आय को 25% करना। ठीक है, और लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना था, उनका मेन मकसद था। इस तो पीसी महालनोबिस ने जो मॉडल तैयार किया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, उनके अनुसार राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का भी उपाय किए गए थे, ताकि कैसे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो। फिर इसमें भी जो मतलब कि धन का आवंटन किया गया था 5 क्षेत्रों पर किया गया था। उसमें कितना था? इसमें 7 क्षेत्रों पर धन का आवंटन किया गया था, खर्चा किया गया था, मतलब कि इसमें 5 क्षेत्रों पर खर्चा किया गया। और 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिस पर धन का आवंटन किया गया, मतलब विशेष धन खर्चा किया गया उस सेक्टर में? तो पहला हो गया खनन, दूसरी हो गई बिजली, तीसरी हो गई परमाणु ऊर्जा, चौथा कोयला, पांचवा लोहा इस्पात। तो खनन में क्या हो कि खनन के लिए जितना हम खनन करेंगे तो खनन के लिए पैसा खर्च किया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब कि खनिजों की आपूर्ति हो और उद्योगों में उसको लगाया जा सके अच्छे से। मतलब क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा हम खपत करेंगे, खनिजों की खोज करेंगे और खनिजों को बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा? उस पर विशेष रूप से उद्योगों पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। उसके अलावा बिजली की भी जरूरत था। उद्योग चलाने के लिए बिजली जरूरी है, क्योंकि बिजली नहीं रहेगा तो उद्योग चलेगा कैसे? ठीक है, उद्योग काम धंधा जो भी था वह ठप पड़ जाएगा। तो इसलिए बिजली पर भी विशेष ध्यान दिया गया और खर्चा किया गया उस पर भी, उस सेक्टर में भी। फिर परमाणु ऊर्जा, उसमें परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो थोड़ा बहुत प्रारंभ करने की शुरुआत हो चुकी थी। फिर हो गया कोयला, लौह इस्पात, कोयला और लौह इस्पात। तो इसमें कोयला और लौह इस्पात जो हमारी बुनियादी मतलब जरूरत थी उद्योगों के लिए, तो इसके लिए भी इस पर विशेष खर्चा किया गया। कोयला मतलब उत्पादन बढ़ाया गया और निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है। फिर लौह इस्पात की स्थापना वगैरह इसमें किया गया। फिर अनुमानित इसका जो लक्ष्य था कितना था? 4.5% था, लेकिन इसका मतलब इससे कम थोड़ा सा प्रतिशत रहा इसका लक्ष्य।
4.3 ही रह गया, जबकि था कितना 4.5 था। और हाँ, मैं लक्ष्य की प्राप्ति कितना हुई 4.3% की। तो इस योजना में उम्मीद से ज़्यादा तो प्राप्त नहीं हुई लक्ष्य, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही रहा इस योजना में जो भी था, मतलब कि परसेंटेज का दर अनुमानित लक्ष्य से। तो कुछ इसका महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जो हम देख लेते हैं। इस योजना में क्या हुआ कि कई सारे देश जो थे वहाँ जो मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत सारा मतलब कि उद्योग वगैरह का निर्माण हो रहा था, मतलब स्थापित हो रहा था। तो देखा था कि इंडिया में भी भारत जो था रूस, फ्रांस और क्या बोलते हैं जर्मनी के जैसा ही यहाँ भी उद्योग स्थापना की शुरुआत हो गई, और उन्हीं लोग के द्वारा कुछ उद्योग भारत में, इंडिया में भी लगे हैं। जैसे हम देख लेते हैं भिलाई उद्योग। तो भिलाई उद्योग जो था वह रूस के द्वारा लगाया गया था, और कहाँ पड़ता, छत्तीसगढ़ में। फिर दुर्गापुर लौह संयंत्र, ये भी यह जो उद्योग लगा था वह ब्रिटेन के द्वारा लगा था, जो कि पड़ता है, कहाँ पड़ता है, दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर हो गया राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। तो राउरकेला में भी लौह इस्पात उद्योग लगा वहाँ। तो यह जर्मनी के द्वारा लगाया गया था, जर्मनी के द्वारा स्थापित किया गया था लौह इस्पात उद्योग राउरकेला में। फिर प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई 1957 में। इस योजना में एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि मतलब कि जीवन स्तर को सुधारने के तो प्रयास किए ही गए, इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति योजना जैसी योजनाओं को लागू किया गया था, ठीक है, जिससे कि लोग ज़्यादा उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, उच्च शिक्षा उन्हें हासिल हो। उसके अलावा औद्योगिक सुधारों की दिशा में यह जो योजना थी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका लेके आई। और मतलब कि जब योजना आई तो उद्योग का विकास काफ़ी तीव्र गति से हुआ। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब कि जब उद्योगों की स्थापना हुई तो मतलब आगे का जो भी उद्योग था स्थापना करने के उद्देश्य से वह काफ़ी मतलब कि अच्छा साबित हुआ, कि मतलब कि एक तरह से रास्ता बना दिया कि चलो भाई इसका देखा देखी भी हमारे देश में उद्योगों की स्थापना का जो रास्ता था वह खुल गया। मतलब इसके बाद बहुत तीव्र गति से उद्योगों का विकास हुआ, और इसके साथ ही छोटे छोटे जो भी उद्योग धंधे थे मतलब कि विकसित होने शुरू हो गए हैं। एक तरह से यह मतलब कि द्वितीय उद्योग क्रांति कह सकते हैं, भारत में कह सकते हैं कि द्वितीय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भारत में हो गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना से, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। तो चलिए हम देख चुके हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें पढ़नी चाहिए, और एग्जाम में इससे जो भी पॉइंट क्वेश्चन बनेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वह आप कभी मिस नहीं करेंगे, एग्जाम में उसका हल अच्छे से दे पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए फिर अगली योजनाओं को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।